इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से ज़रा यूनिक है कि ये अक्रॉस बॉर्डर भी देखा जाएगा और अक्रॉस बॉर्डर को भी इंगेज करता है। पाकिस्तान में बैठकर हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा होना चाहिए, अमन की जो है वो जिसे कहते हैं होप रखनी चाहिए, लेकिन अमन की होप को हमारा ये भी मानना है कमज़ोरी की पोजीशन से नहीं बल्कि बराबरी की पोजीशन से देखा जाना चाहिए। हम बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारी बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं और बहुत सी कदरें मुश्तरक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है दोनों ममालिक को एग्जिस्ट कर सकते हैं और स्टेबिलिटी के साथ इस कॉन्टेक्स्ट में, जबकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हैं, रह सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम नरेंद्र मोदी साहब जो कि हिंदुस्तान के अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया है। किस तरह से पीस आगे चलेगा, किस तरह से पहले साबका दिहाइयों की जो गलतियां हैं उससे दोनों ममालिक सीखने की कोशिश करेंगे, वो कौन से कोर इश्यूज हैं जिनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है उनको बात करनी चाहिए, और सबसे बढ़कर यहाँ मुवाजना किया जाएगा नरेंद्र मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक साल पहले जब बरसर इक़्तिदार आए तो उनके इलेक्शन में हिंदुस्तान के मुतालिक एक भी लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया वन वे और दी अदर वे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो एक जंग है, वो एक युद्ध है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ, और वही उनको बहुत से लोगों के नज़दीक पॉपुलर तरीन कैंडिडेट बना गई इस सारे इलेक्शन के अंदर। मेरे साथ आज का जो पैनल है पाकिस्तान में, उसका तारुफ मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि हम न्यूज़ 24 इंडिया जिनके ताउन हम और वो दुनिया न्यूज़ और वो कर रहे हैं, हमारे पैनल हैं मुश्तरका, उसके पास जाइए, उनको टॉस ओवर करें और वो अपने पैनलिस्ट का हिंदुस्तान से तारुफ कराएं और वापस आएँ ताकि पाकिस्तान का जो पैनल है वो भी आपसे मुतारिफ कराऊं, और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज पे आज के इस प्रोग्राम में अहम तरीन डिस्कशन की जाए। जी अजीत अंजुम साहब। चलिए, शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमारा तारुफ कराया, लेकिन साथ में ये भी कि आपने अपनी तारीफें की, पाकिस्तान की नीतियों की तारीफ की, भारत पर आपने शुरुआत में ही हमले बोले। कामरान साहब, सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ 23 साल बाद बकौल प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस पाकिस्तान पर तमाम तरह के इल्जाम है, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनमें दर्जनों आतंकी अड्डे हैं, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां हाफिज सईद से लेकर सलाउद्दीन तक और मसूद जरगर तक रहता है, वो पाकिस्तान जिस पर इल्जाम है कि भारत के सरहद पर आतंकी घुसपैठ होती है पाकिस्तान की सरपरस्ती में। लेकिन सवाल उठता है कि अगर दो मुल्कों के रहनुमा, दो मुल्कों के प्रधानमंत्री अगर मिल रहे हैं तो क्या माना जाए कि इस मुलाकात से नए रिश्तों की शुरुआत होगी, और क्या इस मुलाकात से दिल मिलेंगे, हाथ मिलने से क्या दिल मिलेंगे, और क्या दोस्ती में तब्दील होगी? क्योंकि दोस्ती की कोशिशें तो तब भी हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी कोशिशें हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए बस से, और नतीजा क्या निकला? लाहौर बस से लौटे और करगिल में हमला हुआ। नतीजा क्या निकला? जब भारत ने दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाए, करगिल हुआ, संसद पर हमले हुए, तमाम तरह के हमलों की लंबी फहरिस्त हमारे टेबल पर यहां पस रही है। लेकिन सवाल उठता है, हम सिर्फ अतीत में झांकेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ इतिहास में झांकेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सवाल उठता है, क्या नवाज शरीफ न्योता तो कबूल कर लिया, लेकिन न्योता कबूल करने में नवाज शरीफ को 3 दिन लगे। कहा गया कि आर्मी चीफ की इजाजत चाहिए थी, कहा गया कि आईएसआई की इजाजत चाहिए थी, आखिरकार नवाज शरीफ आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन खुले दिल से आ रहे हैं क्या? यही सवाल है, इसी पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पाकिस्तानी साथी भी हैं, दुनिया टीवी के कामरान शाहिद, उनके साथ भी कुछ मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में भी मेहमान हैं, दोनों की बातचीत होगी, देखते हैं इस बातचीत से क्या निकलता है। हमारे साथ हैं राजीव डोगरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, IFS ऑफिसर, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल GD बख्शी, फौजी रह चुके हैं, तमाम फौजी मामलों को समझते हैं, सरहद पर जो कुछ हो रहा है उसको भी समझते हैं भारतीय हिंदुस्तानी नजर से। और दूसरी तरफ है कर्नल RSN सिंह, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का कंसर्न क्या है। आ तो रहे हैं नवाज शरीफ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से नए रिश्तों की शुरुआत होगी? एक सवाल लेता हूं, उसके बाद कामरान साहब आपके पास आता हूं। सबसे पहले जनरल बख्शी साहब, नवाज शरीफ आ रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत है, कल 2 दिल मिलेंगे, क्या दोस्ती तो होगी? क्या हाथ मिलने से माने कि एक नए रिश्तों की शुरुआत होगी? देखिए, इंसान उम्मीद पे जीता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम इस पहली मुलाकात से बहुत ज्यादा उम्मीदें करें तो शायद हमको थोड़ा सा रियलिस्ट होना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, हालांकि हमें खुशी है कि अब वहां भी हमारी तरह जमहूरियत है, लेकिन वो जमहूरियत क्या कंट्रोल एक्सरसाइज करती है अपनी फौज पे, अपनी ISI पे, अपने जिहादी
ग्रुपों के ऊपर, ये हमारा जो तजुर्बा रहा है थोड़ा सा दर्दनाक रहा है। जब भी हम पीस टॉक्स की कोशिश करते हैं, जब भी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो हमें कोई ना कोई धमाका हमारे मुंह में फट जाता है। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो वाजपेयी साहब थे वो कारगिल, वो वहां पे लाहौर में बस यात्रा करके शांति के लिए, अमन चैन के लिए गए थे और उसके महीनों बाद कारगिल का युद्ध छिड़ गया। देखिए अभी जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी, उसके बाद फिर संसद पर हमला हुआ, संसद में घुसकर हमला हुआ, उसके बाद भी आगरा समिट हुआ, उसके बाद फिर लगातार हमले हुए। मैं तो सिर्फ कॉज इफेक्ट जोड़ रहा हूं, ये तो बहुत लंबी कड़ी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब थे, उन्होंने कश्मीर को शाहरग करार दिया। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि टेररिज्म हमारी दुखती रग है। अरे साहब देखिए, प्लीज आप समझिए कि पिछले 1980 के दशक से लेकर अब तक कोई 80,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी अफराद शहीद हो गए हैं ये टेररिज्म के मामले में। 21,000 शहीद हुए थे पंजाब में, उसके बाद 42,000 शहीद हुए जम्मू कश्मीर में और 15,000 शहीद हो चुके हैं उसके बाद भारत के अलग अलग शहरों में। तो सवाल उठता है कि क्या जो आपका शक सुबह है वो शक सुबह अपनी जगह कायम है? नए रिश्तों की शुरुआत उस शक सुबह की बुनियाद पर आपको लगता है आसान नहीं है? मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। कामरान साहब आपके पास लौटते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आपके मेहमानों का। राइट जी रंजन साहब, आपने तो वही हरकत की जो हिंदुस्तान ने वैसे की है पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर 1960 से। हमारा एग्रीमेंट तो ये हुआ था कि आप जो है अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराने के बाद हमें हमारे पैनलिस्ट को तारुफ कराने का मौका देंगे, लेकिन आपने उसी तरह अपनी बड़ाई का सबूत पेश करते हुए जो है वो डिस्कशन वहां शुरू कर दिया कि चलें जाने देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि पास्ट में रहना चाहिए, आपने मुझे मिस कोट और मिस रिप्रेजेंट किया मेरे ही सामने, उसको भी जाने देते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, बल्कि अब मैं ये भड़ के कहूंगा कि आपने इतनी डिटेल पेश कर दी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे हिंदुस्तान में जा रहे हैं जिसके ऊपर मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम है। इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर वो जगह जो 1947 से आज तक यूएन के रेजोल्यूशन के अंडर डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उस नरेंद्र मोदी साहब के पास जिनकी सारी स्पीचेस और इलेक्शन वॉर हिस्टीरिया अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब, पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। अगर ये इल्जाम लगाएंगे कामरान साहब तो नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने चुना है। कामरान साहब, फौजी हुकूमतों का शासन, फौजी हुकूमतें पाकिस्तान में रही है। आपका पुराना अंदाज है, मुदाखलत का पुराना अंदाज है, एक्सेप्टेड नहीं होगा इस प्रोग्राम में। मुदाखलत का पूरा अंदाज है आपका पुराना, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा इस प्रोग्राम में। हम सिविलाइज तरीके से डिस्कशन करेंगे। नहीं, लेकिन आप इल्जाम लगाएंगे नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। कामरान साहब चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। आऊंगा मैं, वो इल्जाम आपके पास काउंटर के लिए टाइम आएगा आपके पास, भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हम अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं और वो उस प्राइम मिनिस्टर वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां बलोचिस्तान के सूबे में आपकी इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम है, जहां आप हाफिज सईद का मुतालबा करते हैं। कामरान साहब मुझे लगता है मेहमानों से बात करने दें क्योंकि उस पर बात करेंगे, तब हम 3 घंटे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। हौसले से आपकी बहुत बड़ी कंट्री है, उसी बड़े हौसले से सुनिए जनाब, बड़े 5 गुना बड़ी कंट्री, उसी हौसले से 5 गुना बड़ा हौसला कीजिए जिस तरह मैंने शो किया अभी। और आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम ये चाहते हैं जिस तरह आप आईएसआई पे बात करते हैं उस तरह ऑब्जेक्टिवली रॉ पे भी बात कीजिए। और हम चाहते हैं कि पास तो बड़ा कामरान साहब आपको पता होगा, कामरान साहब आपको पता होगा, कामरान साहब आपको पता होगा कि नवाज शरीफ को 3 दिन लगे ये तय करने में, ये फैसला करने में हिंदुस्तान आ पाएंगे कि नहीं। और उसके पहले जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से बातचीत हुई। आप मुंबई में अटके हुए हैं, उससे बाहर निकल नहीं रहे। नहीं, मुंबई में नहीं मेरे भाई, 71 से हम भी बाहर निकले, हमारे मुल्क को तोड़ा था। पैनलिस्ट का इतिहास में जाएंगे, इतिहास में उतना पहले जाने की जरूरत नहीं। साल में जाएंगे बड़ी कंट्री का हौसला शो कीजिए, 5 गुना बड़ी कंट्री आपकी। चलिए शुरू करते हैं। दिल जिगरा क्या हो गया, तस्वीर अभी आ रहे हैं आपके पास। शुरू कर। डॉक्टर फरीद बराचा, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी, शुरू तो हो चुका। और मेरे साथ और मकबूल जान साहब हैं, तजिया निगार है, बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुस्तफा साहब में। प्रयास साहब आपसे शुरू करता हूं, ये बताइए कि हिंदुस्तान जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर से लेके वो कौन से ऐसे बकौल इनके मुद्दे हैं या इश्यूज हैं
जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और जिससे 1 इंच आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और जो दोनों मुल्क जिस पे आ भी जाए आपके नजदीक, वो कौन से हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि अजीत अंजम साहब ने तबले जंग बजाकर आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया है। जब मुज़ाकरात की बात हो, जब दोनों मुल्कों के अंदर गुफ्तगू की बात हो, तो इस तरह के तबले जंग के साथ बात नहीं होती। अब जहां तक इश्यूज की बात है तो बहुत ही वादे इशू है। पाकिस्तान का अहम तरीन इशू जो है वो कश्मीर है, और कश्मीर के बारे में बिल्कुल वादे बात है कि ये तकसीम बर्रे सगीर के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील है। और हर रोज वहां के कश्मीरी जहां पर 8 लाख फौज रखी हुई है भारत ने, वो ये बताते हैं कि वो भारत को तस्लीम नहीं करते। वो भारत को यौम आजादी यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं और पाकिस्तान के यौम आजादी को मनाते हैं। वहां पर 135 दिन साल में हड़तालें रहती हैं। नहीं, ये विस्फोट कर रहे हैं। ये गलत फैक्ट बयां कर रहे हैं। बात का तरीका यह है कि आप बात कर लें, मेरी बात का आप जवाब देंगे जब आपकी बारी आएगी, और मैं आपकी बात तहम्मुल से सुनूंगा। आपने हमारे दरियाओं पर 62 डैम बनाए हुए हैं। सिंतास माहिदे की आपने खुली खिलाफवर्जी की है। फिर इसी तरह से आपकी तरफ से तकरीबकार, आपने शुरू में आतंकवादियों का जिक्र किया, तकरीबकार तो आपने भेजे हुए हैं। जनरल वीके सिंह की आप बात सुन लें, वो ये इतराफ करते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर जितनी भी इंसर्जेंसी। साहब मुझे लगता है ये गलत बयानी कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट करना होगा। आपने कितनी बड़ी नाइंसाफी, कितना वायदा खिलाफी वाजपेयी के साथ किया। वाजपेयी लाहौर गए, बस लेकर गए, और उसके बाद क्या हुआ? आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आपके ही मुल्क के सेना चीफ ने, मुशर्रफ ने क्या किया? नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और करगिल में वार हुई। ये सब इतिहास है सर। असल में रुक जाए अजीत साहब बोले, खुल के बोले। नहीं, खुल के ही बोल रहे हैं। बोलने पहले वन साइडेड बोल रहे हैं। खुल के बोले। वन साइडेड बोल रहे हैं सर। मुद्दा ये है कि अगर फिर मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में आपने इल्जामों पर आएंगे, बोल रहे हैं कामरान साहब, हमारी बात तो सुने। बिल्कुल सुनेंगे। कौन सा तरीका है कि आप बात ही ना सुने? अजीत साहब तरीका देखना, आप इतने झूठे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। अजीत साहब 1 मिनट। अजीत साहब 1 सेकंड। अजीत साहब है तो आप झूठा साबित अजीत साहब 1 मिनट। अजीत साहब 1 मिनट। मैं आपसे साबित करें, हाफिज सईद आपके मुल्क में है या नहीं? लेकिन एक चीज, हाफिज सईद जो जमात-उद-दावा का चीफ है, जो एलईटी का चीफ है, लश्कर तैयबा का चीफ है, माफ करें, वो आपके मुल्क में है या नहीं? बरामदा मुफ्ती साहब मिलते कि नहीं मिलते? आप बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं कि नहीं करते? मैं आपसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने मुंबई में आतंकी भेजे या नहीं भेजे? आपने मुंबई में आतंकी भेजे या नहीं भेजे? आपने संसद पर हमले करवाए या नहीं करवाए? आपने लाहौर के बाद करगिल किया या नहीं किया? मैं बताता हूं, बख्शी साहब, मुझे लगता है आप लोगों को जवाब देने की जरूरत है। सारी रिपोर्टें अजीत साहब, मुंबई तो मोहब्बत भेजी है और मोहब्बत लेके आए हैं। आपको मोहब्बत नफरत नजर आती है क्या? कसाब मोहब्बत लेके आया था, 10 लोगों के साथ मोहब्बत। मुबारक हो कामरान साहब, कसाब 10 लोगों को मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था। यार, आपके मुल्क के टीवी चैनल ने एक्सपोज किया कसाब को। कामरान साहब ने स्टिंग ऑपरेशन आपके मुल्क के टीवी चैनल ने किया। इंडिविजुअल एक्ट है अजमल कसाब, इंडिविजुअल एक्ट है, उस पर बात करूंगा। और मुगुलजान साहब, हाफिज सईद का इंडिविजुअल एक्ट है। इंडिविजुअल एक्ट है, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मुल्क में सलाउद्दीन, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है एलिजेंटली इंडिया की तरफ से। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को पनाह दी जा रही है भारत के खिलाफ। बख्शी साहब, पीएनएस मेहरान के ऊपर हम खुद विक्टिम है टेररिज्म के। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं एलिजिडली, खुद संभाले। आपके तो कसाब साहब का जाहिर सबूत है, वो सब दुनिया ने देखा है, जग जाहिर है साहब। आप तो एलिजिडली कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि कसब जो पकड़ा गया, आपका कसब पकड़ा गया, कबूल करिए, सब दुनिया के प्राइम मिनिस्टर का वाजिया सबूत है अलेजिड मैस मर्डर का, नरेंद्र मोदी साहब। ये अब गलत इस पर एतराज है, इस पर एतराज है, बहुत भारी एतराज है। This is horrible and this is unwarranted. Alleged mass murder, आपको क्या एतराज है इस पे? बिल्कुल एतराज है। You have to stop it. इसके ऊपर You have to stop it. And you have to apologize for this. वो तो फख्र करते हैं इस बात पे। No, Mr. Kamran, थोड़ी देर मेरे को बात करने दीजिए। आप भी जोश में ना आइए, और आपके पैनलिस्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी
रिक्वेस्ट है, मेरी दलील है, आप प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे को बात कर दो। देखिए, अगर इसी अंदाज से जब नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब एक दूसरे को मिलेंगे तो कहां पहुंचेंगे भारत और पाकिस्तान। और इसी अंदाज से अगर आपके व्यूअर्स और इधर के व्यूअर्स भी एजिटेटेड होते रहे तो कहां पहुंचेगी यहां दोनों मुल्कों की आवाम। एक नया मोड़ देना चाहते हैं दोनों प्रधानमंत्री, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स एक नई दिशा देना चाहते हैं। और ये आपकी भी ड्यूटी है जितनी हमारी ड्यूटी है कि हम इल्जामों की बहस से निकल के अपने दर्शकों को एक दूसरी राह बताएं जहां हम एक दूसरे के कॉमन हो सकते हैं। और अगर आज आप पब्लिक में पूछे, चाहे दिल्ली की सड़क हो या लाहौर की सड़क हो, पब्लिक कुछ और चाहती है। पब्लिक चाहती है डेवलपमेंट। और 2 मिनट में और आपका लूंगा, माफ कीजिएगा। कुछ हमारे बीच में इंफॉर्मेशन गैप बहुत है, चाहे हम हैं एक ही नस्ल, एक ही टाइप के लोग हैं और जब बाहर के मुल्कों में मिलते हैं हम बहुत दोस्त होते हैं, पर कुछ ना कुछ हमारे बीच में इंफॉर्मेशन गैप है। क्योंकि आपने जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल गर्मजोशी थी उसको मिस इंटरप्रेट किया। आप ये देखें, मैं आपके लिए नहीं कह रहा कामरान साहब, आप तो बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, आपके लिए नहीं मैं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं कि शायद कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन होती है हमको पाकिस्तान में को समझने के लिए, और पाकिस्तान के शायद मिसरिप्रेजेंटेशन थोड़ी होती है हमको समझने के लिए। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर जो कल होने वाले हैं, सबसे पहला काम क्या किया कि सार्क के सब लीडर्स को बुलाया। और सार्क में सबसे जो करीबी मैं समझता हूं वो हमारा नवाज शरीफ है। पिछले 3 दिन से सारे हिंदुस्तान में नवाज शरीफ साहब के आने की ही जिक्र हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी शुरुआत करें। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ही से नहीं, अपने आप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पॉजिटिव चीज इस प्रोग्राम में करें तो शायद दोनों दर्शक। राजीव डोगरा जी, राजीव डोगरा साहब डिप्लोमेट है, IFS अफसर रह चुके हैं, उन्होंने एक मिनट अजीत साहब, अब मुझे यहां से लेने दीजिए पैनलिस्ट को। जी पॉजिटिव शुरुआत में आपको देखें, आप और ये सब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। एक तो बड़ी जबरदस्त बात की राजीव डोगरा साहब ने, और ये बात सही है कि मैं हिंदुस्तान 3 दफा गया और 3 दफा वापस आया, और वहां की पब्लिक जो है, मैं एग्री करता हूं इस बात को कि वो शायद उस तरह वॉर हिस्टेरिया में नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ पीस चाहते हैं। लेकिन हम बात करें नरेंद्र मोदी साहब की, जो शायद वॉर पे बिलीव करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको पहले तो उनकी एक क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद और या मकबूल जान साहब, फिर अजीत साहब। नहीं, ये अगर आप क्लिप दिखाकर बात करेंगे तब हम आपको मुंबई हमले और करगिल की क्लिप दिखाना चाहेंगे, फिर हम करगिल मुंबई हमले से लेकर पूरी लिस्ट की क्लिप दिखाएंगे। और हमारे पास नक्शे हैं कि पाकिस्तान में कहां टेररिस्ट कैंप है, हाफिज सईद कहां रहता है, जहां आप लाहौर में है वहां से 30 किलोमीटर दूर मुरिद के है, वही जमात उद दावा का हेडक्वार्टर है सर। मैं आपको बलोचिस्तान की क्लिप नहीं दिखा रहा, मैं आपको पाकिस्तान तोड़ने की क्लिप नहीं दिखा रहा, हिंदुस्तान की फोर्स से तोड़ा था, मैं आपको इंटरव्यू क्लिप दिखा रहा हूं मोदी साहब की। क्लिप दिखाइए जी, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं, आप देख लें। ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल लाइन थी, आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। जी अजीत साहब बिल्कुल सही कहा, तैयार रखिए। ये अगर ये कहा, अगर ये नरेंद्र मोदी ने कहा, देखें, तो ये कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आप अगर हमारे सरहद पर आतंकी भेजेंगे तो फिर अभी हमारे पास डेटा है, 2 साल में 541 अटेम्प्ट हुए इन्फिल्ट्रेशन के। हाँ जी, इंडिविजुअल टेररिज्म कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्टेट। अरे साहब, ये तो घर की बात है। शानदार बात की है उन्होंने। अब मेरी बात सुन लें, इतनी शानदार बात की है, एक रिटायर्ड डिप्लोमेट आपके पास बैठे हुए हैं, उनको अंदाजा है कि चीजें कैसे बेहतर होती हैं। मसला सारा ये है कि लीडरशिप 2 चीजों की होस्टेज होती है। एक होस्टेज होती है अपने पब्लिक के सेंटिमेंट्स की,
और दूसरी होस्टेज होती है अपने रिटोरिक की। कोई लीडर जो है वहां से बाहर नहीं निकल पाता। मसला सारा ये है कि टेस्ट ऑफ द टाइम है इस वक्त कि आपने मोदी साहब ने एक रिटोरिक एक तवील अरसे से इंडियन पब्लिक को दिया और उस पब्लिक को एक्सप्लॉइट किया एक खास रिटोरिक के ऊपर। क्या मोदी साहब उस होस्टेज से बाहर निकलते हैं कि नहीं? उसके होस्टेज होते हैं। देखिए, उन्होंने आपको इनवाइट दी है कि क्या प्लीज पहला नहीं, एक मिनट साहब, बहुत मेहरबानी। एक मिनट क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी साहब ने ही नवाज शरीफ साहब को न्योता दिया है। ये आप 71 में पहला काम, प्लीज सुन लीजिए, उनका पहला काम चार्ज लेने के पहले जी जो पहला न्योता भेजा है, उन्होंने आपके प्रधानमंत्री साहब को, आपके वजीर आजम साहब को भेजा है। आप उनको यहाँ पे साहब उनके खिलाफ इल्जामों की झड़ी लगा रहे हैं। पहला काम, बहुत पहला काम मैं ये कह रहा हूँ, जनरल साहब आप कह रहे थे ना, जनरल साहब आप कह रहे थे ना कि मैं आ जाऊं 1 मिनट के लिए। आप 71 में भी आए थे एंड वी मूव्ड अहेड। हम कहते हैं आप भी बॉम्बे अटैक से आगे जाएं। 71 की हिस्ट्री पर जाएंगे कामरान साहब, 71 की हिस्ट्री पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेगी। जी बड़े मुद्दे निकलेंगे कामरान साहब। हम 15 साल में ही जाएं तो बहुत सारी चीजें। आपको इनाम निकलेगा। हर साल सरहद पर लोगों को पाकिस्तान भेजा जाता है, पाकिस्तान की सरहद से लोग आते हैं। पाकिस्तान तोड़ा कामरान साहब, कर्नल साहब आपके पास कामरान साहब सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं। 284 सीटों पर उनको पार्टी ने, उनके पार्टी को जीत हासिल हुई। कामरान साहब, उन्हें किसी आर्मी चीफ से इजाजत नहीं लेनी पड़ी नवाज शरीफ को बुलाने के लिए, लेकिन आपके नवाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर को आने से पहले इजाजत लेनी पड़ी आर्मी चीफ की। और शहबाज शरीफ जो आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, वो मिलने गए आर्मी चीफ से। यहाँ लोकतंत्र पूछ के इजाजत ली है और आपसे पूछ के इजाजत दी है। जनरल साहब करेंगे। अजीत अंजुम साहब, आपको पता ही नहीं पाकिस्तान की डायनामिक्स का। नहीं, और आपको हिंदुस्तान के डायनामिक्स का पता ही है। जनरल मुस्तफा साहब 71 में बात कर रहे हैं। 71 में वहां पे था जी। हमें ये पता है कि आप 71 में इधर आए थे, आपने इस मुल्क को तोड़ा, हमें ये पता है। उसके बावजूद हमने आपको 60 साल से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने को तैयार नहीं। आप तो 60 साल, मुझे लगता है ये इसके लिए फौजी लोग ज्यादा बता मेरे भाई नहीं, और बड़े काम जवाब दीजिएगा। और बड़े काम है करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की फौज के पास और बड़े काम है करने के लिए। आपकी तरफ तो हमारा इंटरेस्ट करगिल करने के लिए है आपके पास करगिल करने के लिए है आपके पास, जवानों का सर काटने के लिए बॉर्डर एक्शन टीम है। कारगिल पे करते हैं, डिबेट करते हैं। कारगिल पे डिबेट करते हैं। अजीत साहब क्या बात तो सुने आप, बड़ी कंट्री आप। मार्च 71 में मेरा पहला मुकाबला जो हुआ था वो इंडियन फोर्सेस का हुआ था, जिस फोर्सेस 7 मिनट के मुकाबले पर। जहां तक बॉम्बे का ताल्लुक है, अजमल कसाब वाज ए मैन हु नेवर वाज। ये पहली दफा नहीं हो रहा ये तारीख की हिस्ट्री में। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस किस्म के ऑपरेशन करती हैं। बॉम्बे का 1 घंटे तक तो आपको यह पता नहीं चला था कि बॉम्बे में कितने मुकामात पर यह दहशतगर्दी हो रही है। इसलिए कि आपने फुल प्लानिंग की थी ना, ये बता दिया था कि पाकिस्तान में जो स्टेट एक्टर्स थे उन्होंने यहाँ से आए, वहां से प्लानिंग की थी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक मास्टरमाइंडेड जो ऑपरेशन था, बिल्कुल ये इंडियंस का अपना किया हुआ था। इल्जाम हमने डाला गया सारा। वार्निंग दिया बड़ी कंट्री, आपको कौन वार्निंग दे सकता है? जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए जी कि अगर ये दोस्ती की सारी बातें हैं तो मेरी चंद एक हकायक है वो सुन लीजिए आप फिर जी। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट 2.24 ट्रिलियन रुपीस कर दिया है। अब कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान के फेवर में बजट पर जा रहे हैं। मोदी साहब ने अपने जो पॉलिसी चेंज डिसीजंस जो उन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो हम खत्म कर देंगे। ये पाकिस्तान के फेवर में है। सर एक चीज बताइए कि क्या सकारात्मक पाकिस्तान की पूरी फौज से ज्यादा फौज मुदाखलत के लिए है। सुन भी लिया करें पाकिस्तान की राय। जरूर सुनेंगे। कभी मैंने आपके पैनलिस्ट के पीछे बोला नहीं, को कंप्लीट तो करने देना। चलिए बोलिए उसके बाद आपकी बात सुनेंगे ना। बोलिए जी जनरल साहब कंप्लीट करें जल्दी से। जी तो मैं जो आपसे ये कर रहा हूँ कि जो मैं हकायक कह रहा हूँ ये पाकिस्तान में नहीं बना के दिए हुए, ये आपके अपने हकायक हैं। क्या ये पाकिस्तान के लिए हैं? हमने सारे आपने हमारे नोश्ता दीवार है, परेशान ना हो आप। नोश्ता दीवार है। जब ये पानी का इशू, कश्मीर का इशू, सरक्रीक का इशू, कितने बड़े बड़े इशू है जनाब जो आपने हमारे लिए खड़े कर दिए। इतने बड़े बड़े इशू करेंगे। आतंकवाद को, दहशतगर्दों को कौन संरक्षण देता है सर? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला था आपके फौजी कंटेनमेंट एरिया में, वो कहाँ मिला था ओसामा बिन लादेन? और आज हाफिज सईद कहाँ रहता है? दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है? सलाउद्दीन कहाँ रहता है? मौलाना मसूद अजहर कहाँ रहता है? स्टेट्स में से 70% स्टेट्स में शोरश है, वो सारा पाकिस्तान ने कराया हुआ है।
آپ کو اپنا آپ خود تو آپ سنبھال نہیں ایک سکتے. منٹ مولانا مسعود اظہر کو کس نے چھوڑا؟ آپ نے کیوں چھوڑا اس کو مولانا مسعود اظہر کو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ چھوڑا آپ فل پروف پلاننگ کے ساتھ آپ نے ہمارے ناگرکوں کی کڈنیپنگ کی اور تو جان بچانے کے لیے ایک سرکار کا ایک فیصلہ تھا. اس کا مطلب مسعود افضل کا گناہ کم نہیں ہوتا. وہ افغانستان انجم صاحب جو آپ کا فرینڈ ہے وہاں پہ جہاز اترا تھا. اور آج آپ کے یہاں ایش بات کر رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، کیمپ بھی ہے اور اس کے بعد ٹریننگ کیمپ بھی ہے.